कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को आने वाली पार्ट में मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। निखिल भी अपने आदमियों से कहकर आरोही के बारे में पता लगवाता है। इस बीच निखिल रूही की तरफ देखता है और रूही की भी नज़रें अचानक से निखिल की तरफ जाती हैं, पर वह तुरंत ही अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। पर निखिल के अंदर एक टीस सी उठती है और वो मन ही मन बोलता है, मैंने ऐसी क्या गलती की है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ रहती हो। फिर वो तुरंत अपनी सोच से बाहर आकर कहता है, नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इससे पहले मुझे एवी को ढूंढना होगा। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके कान में एक प्यारी सी आवाज़ पड़ती है, अंकल, अंकल रुको। निखिल के पास आती है और बोलती है, अंकल, आप मेरी फ्रेंड के मम्मा को ढूंढ लो, और वो बहुत अच्छी है, मैंने उन्हें देखा है। वो क्रिस और त्रिस को स्कूल से लेने के लिए आती थी, तो मैं उनसे मिली थी, और वो बहुत ही प्यारी आंटी है। ये सुनकर निखिल प्यार से अपने बच्चे के गालों को सहलाता है और बोलता है, अगर आप इतना ही चाहती हो तो आपके अंकल उन्हें ढूंढ देंगे, बस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये कहकर वो प्यार से अपनी बच्ची के गालों को चूम लेता है। ये देखकर बच्ची भी मुस्कुरा देती है और अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से निखिल की तरफ देखने लगती है। निखिल को अपनी बच्ची को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसे अपनी बच्ची के मुंह से अंकल शब्द सुनकर बर्दाश्त नहीं हो पाया। वो ये चाहता था कि उसकी बेटी उसे डैडा कहकर बुलाए, पर शायद अभी ये समय नहीं आया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही मामला सुलझेगा, रूही और अपने बीच की सारी गलतफहमी दूर करेगा। रूही और अपनी बेटी को अपने पास रखूंगा। ये कहकर वो उस बच्ची के गालों को टच करके बोला, बेटा आप मम्मा के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। तभी वो बच्ची दौड़ती हुई रूही के पास चली जाती है। निखिल तुरंत ही तेज कदमों के साथ वहां से निकल जाता है। अभी उसे आरोही की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वो आरोही को सच में अपनी बहन की तरह मानता था। अपनी बहन को कोई भी भाई तकलीफ में नहीं देख सकता है। वहीं जिया ये सोच रही थी कि आरोही के साथ क्या हो गया। वो मन ही मन बोलती, भगवान प्लीज इस बार ऐसा कुछ मत करना। और पहले भी मेरी फ्रेंड ने बहुत कुछ झेला है, कैसे कैसे उसने अपने दोनों बच्चों को पाला है, फिर से वही कंडीशन आ गया जो पिछली बार हुआ था। इस बार तो उसे भी ज्यादा बुरा हाल है। वो अपने बच्चे को पेट में लिए हुए है, उसके साथ कौन ऐसा कर रहा है, और उसे उसके बच्चे को सही सलामत रखना, ये कहते हुए भगवान से मनाई जा रही थी। और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिया आरोही से प्यार नहीं करती, बल्कि जिया की जान बसती थी आरोही में। आरोही भी जिया को उतना ही मानती थी। दोनों में सच में एक अच्छा रिश्ता था। वहीं क्रिस का रो रो कर बुरा हाल था, और क्रिस अपने छोटे भाई को संभाल रहा था। हालांकि वो भी बहुत घबराया हुआ था, पर वो फिर भी अपने छोटे भाई को संभाल रहा था, क्योंकि उसकी मम्मा कहती थी कि बेटा तुम बड़े हो तो क्रिस को संभालना होगा। क्रिस आरोही की तरह मासूम और क्यूट था। वैसे ही क्रिस दच की तरह थोड़ा एरोगेंट और किसी के सामने अपना इमोशन नहीं दिखाता। जैसे दच आरोही के सामने ही खुलकर बातें करता था और बाकी किसी के सामने अपने इमोशन जाहिर नहीं करता था। दच तेज कदमों के साथ जाकर कार में बैठ जाता है और तेजी से कार आगे बढ़ाकर अचानक ही उसके मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आया, जिससे उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। दच अपने ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, गाड़ी को पहाड़ी की तरफ ले चलो। ये सुनकर ड्राइवर तुरंत ही कार को आगे बढ़ा दिया। वहीं रोहित भी कार में बैठा हुआ था और दच की तरफ देखकर बोला, बॉस कोई इन्फॉर्मेशन आया है क्या। जिस पर दच बस हाँ में अपनी पलकें झपका दिया और बोलता है कि कार को तेजी से आगे बढ़ाओ। ये सुनकर ड्राइवर बोलता है, सर यहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा। तब दच बोलता है, अगर कोई शॉर्टकट रास्ता हो तो वहाँ से ले चलो, क्योंकि वहीं मेरी आरोही है। ये सुनकर ड्राइवर कार को दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोलता है, सर यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे, उधर से हमें 2 घंटे लग जाते हैं, पर इधर से 1 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। दस ये सुनकर सोचने लगा कि जल्द से जल्द मुझे वहाँ पहुँचना है। ड्राइवर कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ाया जा रहा था, और वहीं रोहित भी ड्राइवर की तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर देखे जा रहा था। वो ड्राइवर को बताया जा रहा था कि कैसे कैसे और किधर से मुड़ना है, क्योंकि उसने अपने मोबाइल में लोकेशन सेट कर लिया था, इसलिए वो ड्राइवर को डायरेक्शन बता रहा था। वहीं पीछे बैठा दर्ज काफ़ी बेचैन था और उसकी सांसें जैसे मानो रुकी हुई थी। वो कार में पीछे की तरफ से
टेक लगाए बैठा हुआ था और भगवान से मन ही मन मनाया जा रहा था कि आरोही को कुछ भी ना हो। वो यही कह रहा था कि आरोही उसका बच्चे दोनों सही सलामत रहे, क्योंकि उसने आरोही को कई बार टूटते हुए देखा था। वो आरोही को एक बार खो चुका है, वापस उसे नहीं खोना चाहता है। वो भगवान से बस यही बोले जा रहा था, आरोही और उसके बच्चे दोनों को सही सलामत उसके सामने आ जाए। ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीना उभर आया था और उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चला था कि इस वक्त उसे आरोही को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो मन ही मन उस इंसान जिसकी उसने सीसीटीवी फुटेज में फोटो देखी थी, उसे सोचकर उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी पर एक कार रुकी हुई थी। आरोही जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसी कार के रुकने पर आरोही तेजी से चिल्लाती है कि कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वरना मेरे पति को पता लगेगा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसकी वाइफ हूँ। कार में बैठे सभी गुंडे उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ, हमें पता है कि तुम किसकी वाइफ हो। हमने तुझे उसी के नाक के नीचे से तो उठा कर लाया है। दज खन्ना बस नाम का ही है। देख, उसके घर से हमने तुम्हें किडनैप कर लिया और वो कुछ नहीं कर पाया। आरोही गुस्से से बोली, शट अप। खबरदार, जो तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोला तो तुम्हें पता नहीं है कि वो कितने खतरनाक हैं। लगता है तुम लोगों को अपनी मौत का डर नहीं है। अपनी बात बोलकर सभी हंसते हुए बोलते हैं, जब हम पेशे में आए तभी हमने डरना बंद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है हम रोज यहाँ मौत से लड़ते हैं और जीत जाते हैं? दच खन्ना जैसे कितने आए कितने गए और उसे भी हम मुश्किल रख देंगे। आरोही को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, तुमने जरूर किसी नॉर्मल इंसान से मिले होंगे, मेरे पति जैसे इंसान से नहीं मिले होंगे। अभी तक तुमको डर का एहसास हुआ ही नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और बोले, लगता है तुम्हें भी डर का एहसास दिलाना होगा। अगर तुम कुछ बोली तो तेरे कोख में पल रहे बच्चे को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर आरोही डर गई क्योंकि उसे अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। वो तुरंत ही बोली, खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ भी किया। तो वो हंसते हुए बोले, लगता है तू डरती नहीं है, रुक जा 1 सेकंड। ये कहकर एक गुंडा उसकी आंखों पर से पट्टी हटाता है। आरोही आंखों को मलते हुए चारों तरफ देखने लगती है। पहले तो उसे अंधेरा सा लगता है पर वापस से उसे सब कुछ क्लियर सा दिखने लगता है। सामने बहुत सारे खतरनाक गुंडे थे और गुंडों को देखकर एक पल के लिए आरोही डर गई। फिर हिम्मत करके अपने चेहरे पर से डर के भाव को छुपाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे जाने दो। तुम लोगों को जिसने भी पैसे दिए हैं मैं उससे ज़्यादा तुम्हें पैसे दूंगी, पर प्लीज़ मुझे जाने दो। वो गुंडा हंसते हुए तुरंत बोला, तू बहुत बोलती है ना, जाने तेरा पति तुझे कैसे झेलता होगा। कब से बोली जा रही है, हमारा सर कितना दुख रहा है, अब और तेरी बकवास हम नहीं सुन सकते। ये कहकर वो गुंडा अपने बैक साइड से गन को निकालता और आरोही के पेट पर रख देता है। ये देख आरोही बुरी तरह से डर गई। आरोही कुछ सोचते बोली, सोचना भी मत, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हासिल होगा, क्योंकि मेरे बच्चे में मेरे पति की जान बसती है। और अगर उसे कुछ भी हुआ और एक खरोच भी आ गई ना, तो तुम लोगों की सांस उखड़ जाएगी। तुम लोग मौत के लिए तड़पोगे पर तुम्हें मौत नसीब नहीं होगा। ये सुनकर वो गुंडा अपने सिर को हिलाते हुए बोला, ये लड़की पागल करके रखी है, ये बहुत बोलती है। ये मेरा तो मन कर रहा है कि इसका अभी काम तमाम कर दूं। ये कहकर जैसे ही बंदूक उसके सर पर रखता है, तभी दूसरा गुंडा बोलता है, नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तुझे पता है ना, बॉस ने इसे मारने का ऑर्डर नहीं दिया है और बॉस कभी भी नहीं चाहते कि लड़की को जरा सा भी खरोच पहुंचे, इसलिए तू ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आरोही सारी बातें सुन रही थी और सोचने लगती है कि मतलब इन लोगों को किसी ने पैसे दिए हैं और कोई है जो कि उसे पाना चाहता है। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग बताओ, मुझे किडनैप करने के लिए कहा है। मुझे सच सच बता दोगे तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगी, और मुझे अगर सही सलामत मेरे घर छोड़ दोगे तो मेरे पति भी तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। तभी एक गुंडा एक आदमी से कपड़ा लेता है और आरोही के मुंह पर बांध देता है। वो बोलता है, इसकी बक बक सुन सुन के हमारे कान पक गए। ना जाने बॉस को क्या दिखा इस लड़की में जो इसे किडनैप करा दिया। ये तो पूरी बक बक की मशीन है। वहीं दूसरा गुंडा बोला, सच में जब से आई है तब से हमारा सर खाए जा रही है, अभी तक बॉस आए कि नहीं है। ये कहते हुए वो सामने की तरफ देखने लगी। आरोही कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
वो अंदर ही अंदर कुढ़े जा रही थी और लोगों को कोसे जा रही थी। अभी आरोही ये सब सोच रही थी और दिमाग जोर लगाई जा रही थी, आखिर कौन है जो उसे किडनैप करना चाह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कौन सकता है, और वो काफ़ी देर तक किसी सोच में रहती है। वहीं गुंडे बाहर निकल कर खड़े होकर सिगरेट के कस लेने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही सेटिस्फिकेशन था। वो बाहर खड़े होकर बस अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो गाड़ियाँ आती हैं और उन गाड़ियों को देखकर समझ जाते हैं कि बॉस आ गए। तभी कार में से एक लड़का बाहर निकलता है और जिसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था, अपनी चील जैसी आंखों से चारों तरफ घूर घूर कर देख रहा था। वो तेज कदमों से चलते हुए उन गुंडों के पास आता है और गुंडे उसे देख कर कहते हैं, बॉस देखो, आपने जिसे कहा था हमने उसे किडनैप कर लिया। ये कहते हुए एक वैन की तरफ इशारा करने लगते हैं जिसमें आरोही को किडनैप करके रखा गया था। आरोही जो कि अभी भी सोची जा रही थी कि क्या है और कैसे है, तभी वो लड़का चलते हुए आरोही की वैन के पास आता है और आरोही की तरफ देखने लगता है। आरोही की नज़र जैसे उस पर पड़ती है, वो सोच में पड़ जाती है कि ये कौन है। तभी वो इंसान अपना मास्क हटाता है जिसे देखकर आरोही हैरान हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी किए हुए देखने लगती है। आरोही से देखकर बोलती है, तुम करण? जी हाँ, सामने खड़ा कोई लड़का कोई और नहीं, करण था। करण आरोही को मुझे अपना नाम सुनकर तिरछी स्माइल देते हुए हंसता है। तब करण बोला, हाँ आरोही बेबी, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन था। जब से मैं तुमसे दूर हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे शिद्दत वाली मोहब्बत करता था। पर अफसोस क्या करूं, तब तक बहुत देर हो गई थी। तुम उस दर्ज की हो गई थी, पर मैं भला कैसे ऐसे होने दे सकता था। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। वो आरोही की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसके गालों पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है। ये देखकर आरोही को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो झट से उसके हाथ को झटकती हुई बोली, डोंट टच मी। ये सुनकर करण तिरछी मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ बढ़ते हुए बोला, ओ बेबी, तुम तो अभी भी नाराज हो, पर मुझे पता है तुम आज भी कहीं ना कहीं मुझे ही पसंद करती हो ना। आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। चाहे भले कोई दूसरी शादी कर ले, दूसरे पति से, चाहे कितना कुछ भी हो जाए, पर जो पहली मोहब्बत होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में जो प्यार है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होगा, और जो थोड़ा बहुत ख़त्म भी हुआ है तो उसमें मैं वापस से जगा दूंगा, डोंट वरी। ये सुनकर आरोही को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलती, तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, वरना मेरे पति यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर करण तो तेज तेज हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा वो आएगा दर्ज करना जिसने इतने सालों तक तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। वो अब तुम्हें क्या ढूंढेगा। जब तक वो यहाँ पहुँचेगा तब तक मैं तुम्हें लेकर इस देश से बहुत दूर चला जाऊँगा। वो चाह कर भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ये सुनकर आरोही को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोली, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें पता है ना, तुम्हें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं और मेरा बच्चा भी होने वाला है। इसलिए तुम अपनी बेवकूफ़ियाँ बंद करो और मुझे जाने दो। करण आरोही की बात सुनकर के पेट की तरफ देखता है। उसके फूले हुए पेट को देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ये बच्चा उस दच का है ना। डोंट वरी बेबी, इसे मैं रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे बीच तीसरा आए। ये बच्चा भी है, वो भी उस दर्ज का, क्योंकि ये जब तक ये रहेगा तुम उसके लिए तरसती रहोगी और उसका इंतज़ार करती रहोगी, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। आरोही हैरानी से करण की तरफ देखती है और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो तुरंत ही बोलती है, करण तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस बच्चे के बारे में कुछ भी बोलने की। तभी करण बोला, वैसे भी ये गंदा खून है। जैसे ही आरोही ये सुनती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बोलती, खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को गंदा खून कहा, ये मेरे पति की निशानी है और मैं अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। फिर तुम जैसे जल्लाद को कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती। और रही बात पहली मोहब्बत की, तो तुम पहले भी मेरी मोहब्बत नहीं थे। मैंने तुमसे पहले भी कभी प्यार नहीं किया। मेरी फैमिली ने तुमसे मेरी शादी फिक्स की थी, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी। पर जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया और सौतेली बहन से जा मिले तो प्यार उसी दिन ख़त्म हो गया। करण को ये देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से से आरोही के बालों को पीछे से कस कर पकड़ता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे नफरत करती हो? तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करती थी? आरोही उसकी तरफ घूर कर देखती हुई बोली, हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। करण को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और आरोही थी कि बोले जा रही थी।
कि तुम्हारे अंदर क्या है, तो तुमने कभी देखा है? मेरे पति को तुमसे कहीं ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत है। उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। वो मेरी इतनी केयर करते हैं कि तुम कभी भी नहीं कर सकती। तुम तो एक नंबर के प्ले बॉय। तुम्हें तो हर रोज़ एक नई लड़कियां चाहिए। ये सुनकर करण को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से से आरोही के गालों पर एक थप्पड़ खींचकर मारता है। उसका सिर एक तरफ जाकर टकरा जाता है और आरोही के मुंह से एक चीख निकल जाती है। करण ये सुनकर पागलों की तरह उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, सॉरी सॉरी बेबी, तुम ठीक तो हो ना? उसके चेहरे पर घबराहट के भाव हो जाते हैं और वो उसके सर को सहलाने लगता है। तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? पता है ना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हारी जुबान पर किसी और का नाम हो। और तुम हो कि बार बार मेरे दुश्मन दत्त का नाम ले रही हो। तुम्हें पता है ना, मैं उसे कितनी नफरत करता हूँ। जब से उसने तुम्हें मुझसे छीना है, मेरी नफरत की इंतहा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए तुम मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रही बात नई नई लड़कियों के साथ, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ बेबी, एक बार तुम मेरी हो जाओगी तो मैं किसी के करीब नहीं जाऊंगा। मैं तो मायरा को भी छोड़ दिया है। जैसे ही करण ये बोलता है तो आरोही उसकी तरफ खोल कर देखते हुए बोलती है, तो मेरे पास क्यों आए हो? वो किसी और के पास कि तो तुम भी किसी और के पास को ढूंढ लो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर करण को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और आरोही के सिर पर जहाँ उसे चोट लगी थी वहीं पर तेज से प्रेस करता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और बोलती है कि छोड़ो करण, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सुनकर करण तुरंत उसकी केयर करके बोला, सॉरी सॉरी, वो मुझे ना गुस्सा आ गया था। एक्चुअली मैंने तुमसे कहा ना बेबी, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही चोट दे दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा कभी मत करना। आरोही करण की सारी हरकतों से परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, पर वो कहीं ना कहीं समझ जाती कि करण पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो आरोही के गालों को छूते हुए बोला, बेबी प्लीज। ये कहकर वो आगे बढ़कर आरोही के माथे पर चूमने लगा। आरोही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे धक्का देती है पर करण उससे दूर नहीं होता है। वो तेज से आरोही की कमर को पकड़ लेता है। आरोही को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और करण के अचानक से कमर पकड़ने से उसके पेट में दर्द सा उठने लगता है और उसकी चीख निकल जाती है। वो तुरंत बोलती है, छोड़ो मुझे करण, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जैसे ही करण ये सुनता है, वो पेट की तरफ देखता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती। वो गुस्से से लाल आंखों से आरोही की तरफ देखने लगता है और बोलता है, ये वो दच की है ना? मैं तुम्हारे शरीर पर उसका एक भी अंश बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी करण कुछ ऐसा कहता है जिससे आरोही हैरान रह जाती है। आरोही तेज तेज चीखे जा रही थी। वहीं करण था कि एक मुक्के के बाद आरोही की चीख सुनकर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी सॉरी बेबी, मुझे पता है तुम्हें बहुत तेज ज़्यादा दर्द होगा, पर मैं क्या करूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जब जब मैं तुम्हारी फूली हुई टमी को देखता हूँ तो इसमें मुझे दच के अंश नजर आते हैं। मुझे ये लग रहा है कि दच खन्ना तुम्हारे एकदम पास है, अभी भी तुम्हारे करीब है और तुम लोगों को साथ में रहना मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम कैसे उसके करीब चली गई। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। अब तुम्हारे कोख में कोई भी जान या अंश आएगा तो सिर्फ मेरा ही आएगा और किसी का नहीं। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें किस हद तक चाहता हूँ, कितना दीवाना हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए पूरा पागल हो चुका हूँ। सच में आरोही, सच में। आई नो बेबी, तुम्हें थोड़ा दर्द हो रहा होगा, तुम्हें इस दर्द को सहना होगा, क्योंकि तुमने इस जिंदगी भर मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अभी कुछ समय का दर्द तुम्हें सहना पड़ेगा बेबी, क्योंकि तभी हम दोनों खुशी खुशी प्यार से रह पाएंगे, वरना हमेशा ही मैं उसे देखता रहूंगा और कोसता रहूंगा। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहते हुए उसके माथे को चूम लिया। दूर रहो मुझसे करण, तुमने अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए एक बार फिर से चीखने लगी। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। ये देखकर करण को बहुत तेज गुस्सा आया और उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो गुस्से से दांत पीसती हुई बोला, आरोही बेबी, तुम मुझे इस तरह से खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते वो आगे बढ़ा और फिर से पेट पर तेज से मारा, जिससे आरोही की एक दर्दनाक चीख फिर से निकल गई। वो चिल्लाती बोली, नहीं नहीं करण, प्लीज ऐसा मत करो। वो कराहते हुए फिर से तेज तेज चीखने लगी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहीं
करण पागलों की तरह हंस रहा था और हंसते हुए बोला, बेबी मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर मैं क्या करूं? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, पर क्या करूं? मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। ये कहते वो पागलों की तरह लगातार हंसे जा रहा था और बोला, बहुत जल्द तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। ये बच्चा मर जाएगा और हम दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। वहीं आरोही की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो रिक्वेस्ट करते हुए करण से बोली, प्लीज़ करण ऐसा मत करो। ये कहते हुए लड़खड़ा कर कार से बाहर निकलने लगी। उसे अपने पेट में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी करण आगे बढ़ा, पर आरोही अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक झटके से दूर कर बाहर आई। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, पर तेज दर्द होने के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो इस वक्त दच को याद कर रही थी कि कहाँ हैं आप, और यही बोल रही थी, दच आप कहाँ हैं? आप जल्दी से आ जाइए, वरना हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा। करण ने जब देखा कि आरोही उससे दूर जा रही है तो वो आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे वहाँ पड़ा एक रॉड दिखा। उसने तुरंत उस रॉड को उठाया और बोला, बेबी अब इस बच्चे से हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। ये कहते हुए वो रॉड लेकर तेजी से आगे बढ़ा। आरोही जो कि अपने धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी, तभी तुरंत करण वहाँ पहुँचा और बोला, ना बेबी, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। आरोही बेबी, तुम मेरी हो। आरोही करण की आंखों में देखी और उसकी आंखों को देखकर उसे एक डर सा लगने लगा। जैसे ही करण मारने वाला था, आरोही करण से बोली, तुम मुझसे नहीं, तुम मायरा से प्यार करते हो, तुम उसके पति हो, दूर रहो मुझसे। तभी करण बोला, तुम्हें पता है, फिर भी मैं खुद उस मायरा को मार डाला। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे अपने हाथों से मारा हूँ। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता है। वो मुझे फंसाने के लिए आई थी और मेरे साथ रात बिताना चाह रही थी। मैंने भी इंजॉय किया और उसके बाद मैंने तुम्हें अपना बनाने की प्लानिंग की और बस उसे मारकर जानवरों के सामने फेंक दिया। ये सुनते ही आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि करण इस वक्त किसी खतरनाक साइको से कम नहीं लग रहा था। अभी करण अपने हाथों में पकड़े डंडे पर अपनी पकड़ कस लिया। जैसे ही आरोही की नज़र उस डंडे पर गई, वो डर से काँप गई और काँपती हुई बोली, नहीं करण, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, प्लीज़। मुझे पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है। और उसके चेहरे पर दर्द के भाव बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। उसके माथे से पसीना निकल रहा था और आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहे थे। वहीं करण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बोला, बस बेबी बस, थोड़ा सा दर्द होगा। ये कहकर वो डंडे को तेजी से उसके पेट में मारने ही वाला था कि तभी किसी ने गोली चलाई और गोली चलने की आवाज़ हुई और वो गोली जाकर सीधे करण के हाथों पर लगी, जिससे वह रॉड फर्श पर जा गिरा। करण दर्द से छटपटाकर तेज से चीख पड़ा और चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे गार्ड्स उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे और दस चलते हुए गुस्से से उसके करीब आया और करण के मुंह पर एक के बाद एक पंच मारते बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ऐसा कुछ करने की? तुमने मेरी वाइफ को किडनैप कराया। मैं तो सीसीटीवी फुटेज में देखते ही तुम्हें पहचान गया था कि वो तू ही है। भले ही तू वहाँ देखने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गंदी चाल चलेगा। सीसीटीवी कैमरे में मैंने जो तेरी शक्ल देखा था, मुझे समझ में आ गया तुमने भले ही अपने चेहरे को छुपाने के लिए चेहरे पर मुखौटा लगा रखा था, पर मैं एक ही झलक में जान गया था वो तुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता है। ये कहते हुए एक के बाद एक पंच करण के मुंह पर मारे जा रहा था। करण खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जितना कोशिश करता उससे ज़्यादा दच के ऊपर गुस्सा सवार हो जाता और वो मारने लगता। लेकिन वो अभी भी गुस्से से दच को घूर रहा था। गुस्से से बोला, दच खन्ना, तुम मुझे कितना भी मार लो, पर तुम्हारा बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। ये कहते वो तेज तेज हंसने लगा। तभी एक बार फिर से दच उसके मुंह पर पंच मारा, लेकिन तभी आरोही की तेज से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो दच का नाम लेती बोली, अभी बचाओ मुझे। ये कहते वो फर्श पर गिर गई। उसके लिए दर्द बर्दाश्त के बाहर हुआ था और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही दच ने ये देखा कि आरोही फर्श पर पड़ी हुई है तो जल्दी से करण को छोड़कर आरोही की तरफ भागा और तुरंत ही उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, वाइफी, वाइफी तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहीं आरोही की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपने कांपते हुए होठों से अपने धीरे से अपने हाथों को आरोही के चेहरे पर ले जा करके बोला, अभी आई एम सॉरी, मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई। जैसे ही दच ने ये सब सुना तो तुरंत बोला, चुप रहो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। वो आरोही को अपनी गोद में उठाया और तेजी से अपनी कार की तरफ भागा। रोहित करण को पकड़ने के लिए सारे गार्ड्स को ऑर्डर दिया और जल्दी से ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोला। ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट किया। रोहित वहीं पर खड़ा था और उसे सारे गार्ड से कहकर उसने करण को पकड़वा दिया और वहीं ड्राइवर भी दच के बैठने पर कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया।
दच आरोही को कार में बैठाकर कार ड्राइव करता है और पूरे रास्ते दच बहुत ज़्यादा परेशान था। आरोही जो कि अपने अधखुले आंखों से कुछ टाइम तक दच को देख रही थी, वो उसके चेहरे पर फिक्र के भाव देखकर साफ समझ गई कि दच बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। आरोही उसके गालों पर टच करके उसे हिम्मत दे रही थी, पर दच की बेचैनी दूर ही नहीं हो रही थी। कुछ ही सेकंड बाद आरोही बेहोश हो गई। आरोही को बेहोश होते देखकर दच और भी ज़्यादा परेशान हो गया। आरोही की ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। ये देखकर दच को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। वो घबराते हुए अपने ड्राइवर को चिल्लाते बोला, गाड़ी को फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाओ। मैंने कहा ना, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहीं ड्राइवर भी फुल स्पीड में कार को आगे बढ़ाता और करीब आधे घंटे बाद कार एक सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन करता है और दच आरोही को गोद में लिए हुए लगभग भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहां पर चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। सारे डॉक्टर जो कि दच को जानते थे, दच खन्ना जिसका बहुत बड़ा नाम था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसके सामने चूं तक बोल सके। जैसे ही हॉस्पिटल के डॉक्टर ये देखते हैं कि दच खन्ना मेंशन से आए हैं, तो जल्दी से दच के पास आ जाते हैं और स्ट्रेचर लेकर वार्ड बॉय आता है और दच आरोही को उस पर लिटा देता है। आरोही जो कि बेहोश हो गई थी, तो दच डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से चेक करो, मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कहकर गुस्से से घूर कर डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर भी घबरा जाता है और अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकालकर माथे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए बोला, ओके मिस्टर खन्ना, आप चिंता मत कीजिए, आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी वाइफ को जल्द से जल्द ठीक कर दें। तभी दर्ज बोला, मेरी वाइफ और मेरी बेबी दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी डॉक्टर बोला, आप बेफिक्र रहे, मैं हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी वाइफ और बेबी को कुछ भी ना हो। अपनी बात बोलकर डॉक्टर जल्दी से आईसीयू के अंदर जाता है और उसके साथ ही साथ कुछ नर्स भी अंदर चली जाती है। और वो डॉक्टर बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्पेशल डॉक्टर था, क्योंकि दच ने स्पेशली उसे कॉल करके यहाँ बुलाया था। उसे अपनी वाइफ की बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी। आईसीयू का वार्ड बंद होता है और वहाँ पर रेड लाइट चलने लगती है। दच की नज़रें रेड लाइट की तरफ जाती है और वो घूर घूर कर उस आईसीयू की डोर की तरफ देखता रहता है। उसके चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव थे। वो वहीं बाहर खड़ा कॉरिडोर में इधर उधर घूमता रहता है। उसके अंदर ही बेचैनी कम ही नहीं हो रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आरोही का वही दर्द से भरा चेहरा आ रहा था और उसका खून से लथपथ शरीर याद करके बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसकी घबराहट कम हो ही नहीं रही थी। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि दच काश सही टाइम पर पहुंच गया होता, तो आज उसकी वाइफ के साथ ये सब नहीं होता। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, हमेशा यही क्यों होता है। वो गुस्से से वहीं हॉस्पिटल के एक साइड जाता है और अपनी दीवार पर लगातार अपने हाथों को पंच में मारने लगता है। उसके हाथों में गहरी चोट लग जाती है और उनसे ब्लड निकलने लगता है, पर दच को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद को टॉर्चर कर रहा था। उसे लग रहा था कि हर बार से यही हो जाता है, हमेशा वो अपनी वाइफ को सही टाइम पर नहीं बचा पाता है। वो खुद को आज हेल्पलेस महसूस कर रहा था। सबसे ज़्यादा उसे तो खुद पर नफरत सी होने लगी थी। वो आरोही का हस्बैंड बनने के लायक ही नहीं है। इससे बेटर तो वो उसकी लाइफ में नहीं होता तो ज़्यादा खुशी रहती, क्योंकि पहले भी वो देख चुका था कि उसके कारण आरोही कितनी दर्द झेली थी, और आज भी। पर आज दच की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। हाँ, पिछली बार ये था कि उसने रोनिका पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया था और उनका की बातें के बहकावे में आ गया था। इस कारण वो आरोही से दूर होता चला गया था। पर इस बार तो दच ने कोई कसर नहीं छोड़ा था अपनी वाइफ को हर तरह से खुश रखने की। पर उसे क्या पता था कि अचानक से कोई पुराना दुश्मन यहाँ आ जाएगा। वो ये सोचा था कि अगर करण मिल गया है तो आखिर मायरा कहाँ है। उसे बस यही डर लगा हुआ था कि कहीं मायरा आकर फिर से आरोही को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। उसे ये नहीं पता था कि करण ने तो पहले से ही मायरा को रास्ते से हटा दिया था। अब बस यही सोच रही थी कि मुझे जल्द से जल्द मायरा के बारे में भी पता करना होगा। उसी समय भागते हुए रोहित भी आता है और रोहित जाकर दच के सामने खड़ा जाता है। दच उसकी तरफ देखकर बोला, जल्द से जल्द पता करो कि आखिर ये करण की वाइफ मायरा कहाँ है और करण का क्या हाल किया है। तो तभी रोहित बोला, बॉस, हमने उसे बेसमेंट में बंद कर रखा है। दक्ष तुरंत गुस्से से बोला, उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करो कि मौत के लिए भीख मांगे, पर उसे मौत नसीब ना हो। उसकी आखिर हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की। उसने उसे तकलीफ दिया है, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है, और मैं अपने अजीज लोगों को कोई तकलीफ देता है, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो तुम जल्द से जल्द अपने आदमी से कह दो कि करण की अच्छी खासी मरम्मत करो, उन्हें अच्छा से उसे अच्छा सबक सिखाएं।
रोहित दच के ऑर्डर को सुनकर तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। रोहित अपने बॉस की तरफ देख रहा था। वो अपने बॉस को अच्छी तरह से जानता था। दच गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। उसकी आंखों में जैसे ज्वालामुखी सी जल रही थी। अगर वो करण के पास होता तो खुद अपने हाथों से उसे टॉर्चर करता, पर अभी तो वो अपनी वाइफ की केयर करनी थी, इस कारण वो यहीं पर था। रोहित मन ही मन बोला, थैंक गॉड कि दक्ष वहां पर नहीं है, वरना सर एक ही बार में करण को मार डालते। और करण वो दर्द देखा जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सहा होगा। अगर होता भी तो अच्छी बात थी कि वो इस लायक है। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसी हुई हमारी मैम के साथ ऐसा करने की। ये सब सोचते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकालता है तो किसी को कॉल मिलाता है। कुछ रिंग बाद कॉल पिक होता है तो रोहित बोला, बॉस ने कहा है कि उस करण को ऐसा सबक सिखाओ कि वो मौत के लिए तरसे। उसको इतना ज़्यादा दर्द हो कि वो तड़प तड़प कर जिए पर मरे नहीं। अगर वो मरने लायक हो जाए तो उसका इलाज करवाओ, फिर वापस से उसे टॉर्चर करो। ये कहकर तुरंत कॉल कट कर दिया गया। फिर वो देखा तो दच वहीं एक साइड चेयर पर बैठा हुआ था। तभी अचानक ही रोहित की नज़र दच के हाथ पर गई तो उसमें से बहुत सारे ब्लड निकल रहे थे। वो चौंक जाता है और भागते हुए दच के पास जाता है और बोलता है कि बॉस, आपके हाथों से ब्लड निकल रहा है। ये कहकर रोहित जैसे ही हाथ पकड़ने वाला था तभी दच उसके हाथ को हटाते हुए बोला, आई एम ओके, तुम उसकी टेंशन मत लो। पहले मुझे अपनी वाइफ की केयर करनी है और मुझे वाइफ को देखना है। तभी रोहित उसमें समझाते हुए बोला, बॉस, मैम आपको इस हालत में आपको इस तरह से देख लिया तो आप इस कंडीशन में हो और आपके हाथ में इतना ज़्यादा जख्म हो गया है तो शायद मैम खुद को माफ़ ना कर पाए। उनको बहुत बुरा महसूस होगा। तो क्या आप चाहते हो कि मैम को बुरा फील हो? दक्ष ये सुनकर रोहित की तरफ देखा तो रोहित हड़बड़ाकर अपना सिर नीचे कर लेता और बोलता है, सॉरी बॉस, मेरा बस फर्ज था कि मैं आपको बता सकूं। दक्ष कुछ नहीं बोलता और वो अभी भी रोहित को घूर रहा था। इस समय वहां पर एक नर्स आती है जिसे रोहित ने बुलाया था और वो जाकर दच के हाथों की पट्टी करती है। दच अभी भी रोहित को ही देख रहा था और रोहित हड़बड़ा कर इधर उधर अपनी नजरें कर रहा था। वो मन ही मन बोला, बॉस भी ना, ऐसा लग रहा है कि आंखों से मुझे ही खा जाएंगे। ऐसा लग रहा भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। मैं तो उनका भला चाह रहा हूँ और ये है कि मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। बस मैम, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बॉस को सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हो, क्योंकि बॉस इतने खतरनाक लग रहे हैं कि उन्हें झेलना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर दच की तरफ गौर से देख रहा था। दच के चेहरे पर घबराहट के भाव थे और वो डॉक्टर के बोलने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर जब कुछ नहीं बोले तो दच गुस्से से कुछ आया, फिर गुस्से से चिल्लाकर बोला, मैंने पूछा ना मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर पहले तो हड़बड़ा गए और हिम्मत करके धीरे से बोले कि हमने आपकी वाइफ का ऑपरेशन कर दिया है। उन्हें पेट में काफ़ी गहरी चोट लगी थी। हमने पूरी कोशिश की कि आपकी वाइफ और बच्चे दोनों को बचाते, दोनों ही सही सलामत रहे और हम इसमें कामयाब भी रहे। पर अभी बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए अभी उसे शीशे में रखा जा रहा है। उसको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि उसके बाद ही बताया जा सकता है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ही स्लो हो गई है और आपकी वाइफ को ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण आपका बच्चा थोड़ा सूख गया है। इसके साथ ही साथ उसके शरीर में हल्का हल्का नीलापन भी आ गया है, जैसे मानो कुछ जहर फैल गया हो। पर हम उसके लिए पूरा इलाज करेंगे ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेगा, उसके बाद ही आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं। दच को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा धक्का सा लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसे अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और वो घबराए हुए आवाज़ में बोला कि क्या हुआ है, मेरी वाइफ को बेटा है या बेटी? तो फिर डॉक्टर बोले, आपकी वाइफ को बेटी हुई है, बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है, पर अभी वो ऑब्जर्वेशन में है, इसलिए आप उसे मिल नहीं सकते, पर हाँ, दूर से देख जरूर सकते हैं। उसे इस वक्त चाइल्ड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। फिर दच बोला, और मेरी वाइफ की कंडीशन कैसी है? तभी डॉक्टर बोले, उनका ऑपरेशन तो कर दिया है पर वो अभी बेहोश है, इसलिए अभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। उनका बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी ब्लीडिंग निकलने के कारण ही ज़्यादा वीक हो गई है, इसलिए उनका केयर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोशिश करिएगा कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस ना हो और जब भी वो होश में हैं तो उन्हें पूरी तरह से एक अच्छी तरीके से ट्रीट करें ताकि वो इस दर्द से उभर सके। और अब आपको उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दस जल्दी से भागकर एक पल के लिए अपनी जगह पर जम सा गया। उसका कुछ पल के लिए दिमाग ही काम नहीं कर रहा था।
पर कुछ सेकंड बाद ही रोहित वहां आता है और दक्ष की तरफ देखकर बोलता है, बॉस आप ठीक हैं? दक्ष जैसे ही ये सुनता है वो हड़बड़ाकर आयुषी की तरफ भागता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ को देखना था। वो आरोही को देखने के लिए बेचैन था। वो जल्दी से आयुषी के अंदर जाता है तो आरोही अभी भी बेहोश थी। वो मशीनों से घिरी हुई थी और उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि उसका काफ़ी ब्लड निकल गया है तो इसलिए उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा है। दत्त धीमे कदमों से चलते हुए आरोही के बेड के पास गया और आरोही के चेहरे को बड़े ही गौर से देखने लगा। आरोही का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था। उसके होठ पूरी तरह से सूख गए थे। ये देखकर दत्त को खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो क्यों लेट कर दिया। काश वो पहले पहुंचा होता तो करण अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाता। काश वो अच्छी सिक्योरिटी करके रखा हो रहता तो शायद ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं होता और उसकी वाइफ को ये क्रिटिकल कंडीशन नहीं फेस करना पड़ता। आखिर एक तरह से आरोही को प्री मेच्योर बेबी हुआ था, जिसका आरोही के साथ बच्चे भी के भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। दक्ष तुरंत उसके पास गया और पास में रखे चेयर पर बैठ गया। वो आरोही को बड़ी ही गौर से देखने लगा। उसे उसके साथ बिताए एक एक पल याद आने लगे। बस उसे लगा कि कैसे कुछ घंटे पहले उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और कुछ ही घंटे में क्या से क्या हो गया। उसकी आरोही जहाँ फूलों के झूलों पर बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, हॉस्पिटल वार्ड के वार्ड में इस तरह से मुरझाए पड़ी है। वो धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया, आरोही के गालों पर ले गया। आरोही के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वो हल्का सा गाल को सहलाकर धीरे से बोला, बेकअप वाइपी, जल्दी से उठ जाओ क्योंकि तुम्हें इस हालत में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अंदर से टूट रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा दस्त तुम्हारे लिए जीता है। ये कहकर वो धीरे से उसके एक हाथ को पकड़ा और अपने होठों के पास ले जाकर प्यार से चूम लिया और वो खुद को संभाल नहीं पाया और उसकी आंखें नम हो गई। फिर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर आरोही के हाथों पर गिर गया। वो आरोही के चेहरे के हाथों को इस तरह से अपने होठों के पास लगाए हुए आगे बोला, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बिल्कुल भी अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, ना ही मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ, ना ही एक अच्छा डैड हूँ। इसलिए तो मैं अपनी नन्ही परी को भी इस मुसीबत में डाल दिया। वो भी आज आईसीयू में पड़ी हुई है और दर्द से तड़प रही है। मैं तुम दोनों को ही दर्द में पहुंचाया। पहले भी मैं अपने दोनों बच्चों की खुशियां नहीं दे पाया जो एक अच्छे डैड होने के नाते देना चाहिए, और आज भी वही कर रहा हूँ। आज फिर एक बार मुझसे वही गलती हो गई जो 5 साल पहले हुई थी। आई एम सॉरी। प्लीज़ वाइफी, एक बार तुम अपनी आंखें खोल दो और अपने दर्द की तरफ देख लो। तुम्हें पता है तुम्हारा दस्त टूट गया है। वो जीना नहीं चाहता है, मर जाएगा तुम्हारा दस्त। प्लीज वाइफी उठ जाओ ना। ये कहकर वो उसे उसके हाथों को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरने लगे। आज पहली बार था दस्त आरोही के लिए बेसब्र हो गया था और उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे। आज उसे ऐसा लगा था कि वो आरोही को खो देगा। जब उसने करण को आरोही के पेट पर मारते हुए देखा था तो उसकी सांसें ही अटक गई थी। एक पल के लिए उसे लगा कि आरोही उससे दूर हो जाएगी, पर सही समय पर जाकर आरोही को बचा लिया। करण के अटैक के कारण आरोही और उसके बच्चे पर भी इस कंडीशन में पहुंच गए। कहते हैं ना, इंसान अपने ऊपर सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है, पर जब उसके बच्चे पर बात आती है तो वे बातों से इंसान से बर्दाश्त बाहर हो जाती है। वही हाल इस वक्त दर्ज का भी था। खुद के दर्द तकलीफ को सहने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि उसके हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, पर उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे चिंता थी कि सिर्फ अपने वाइफ और अपने बच्चे की। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।